नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रूस ने निभाई भारत से दोस्ती और चीन पाकिस्तान को दे दिया बड़ा झटका। पीओके को माना है भारत का हिस्सा और इस नक्शे को देख के बौखला गए हैं चीन और पाकिस्तान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी की मध्यस्थता से निकलेगा रूस और यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता। पीएम मोदी करेंगे सबसे बड़े मसले का हल और बाइडेन पुतिन की हो सकती है बातचीत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता चीन, चेनमिंग ने फिर चीन को हड़काया। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एशिया कप विवाद पर अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को दे दिया करारा जवाब। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात के चुनाव का। 2002 का रिकॉर्ड तोड़ेगी 2022 में भाजपा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन और पाकिस्तान दोनों घुटने टेकेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रूस ने निभाई है अपनी दोस्ती, पीओके को माना है भारत का हिस्सा। नक्शा देख करके बौखला गए चीन और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, रूस ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे ने यह साबित कर दिया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक जारी किए गए नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद मॉस्को ने एक कदम उठा लिया है और इस मानचित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत पक्ष को मजबूत कर दिया है। और आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पीओके की यात्रा की थी और उन्होंने इस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहा था, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की मध्यस्थता से निकलेगा रूस और यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता। बाइडेन पुतिन की हो सकती है बातचीत। जी दोस्तों, 8 महीने से जारी रूस यूक्रेन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब 15-16 नवंबर को बाली में होने वाली G20 देशों की बैठक पर लगी है। संभावना है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हो सकती है और इससे संकट के समाधान का रास्ता खुल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन अटकलों की कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही इन्हें किसी देश ने खारिज किया है। आपको बता दें कि G20 देश दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी से जुड़े मुद्दे पर इनमें बात होती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता चीन, चेनमिंग ने कर दिया बड़ा दावा, जिससे चीन को लगी मिर्ची। जी हां दोस्तों, ताइवान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी चेनमिंग ने गुरुवार को कहा कि चीन ताइवान से युद्ध नहीं जीत पाएगा। अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला किया तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि ताइवान मुद्दे को हल करना चीनी लोगों पर निर्भर है और चीन कभी भी बल प्रयोग के अधिकार को नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन और ताइवान के टक्कर में चीन को मुंह की खानी पड़ेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एशिया कप विवाद पर अनुराग ठाकुर ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, साल 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आपत्ति जाहिर की गई है। अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं करेगी, इस पर गृह मंत्रालय फैसला करेगा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे विषय पर कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय टीम के एशिया कप में जाने के बारे में फैसला गृह मंत्रालय करेगा और हम आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलते आए हैं, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को लेकर हमारा रुख जो पहले था वो अब भी है। आतंकवाद के साए में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस मैच को पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को हरा के आना चाहिए? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या 2022 में 2002 का रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी? गुजरात में जबरदस्त गणित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दे गए। गुजरात इकलौता राज्य है जहां लहर एक तरफा है। 27 साल से यहां सत्ता बदली नहीं और मोदी लहर बरकरार रही है। गुजरात में एक ही नेता है और 27 साल से एक ही पार्टी का राज है और इस बार भी यही होने की उम्मीद है। बीजेपी वॉर रूम से खबर आई है कि इस बार टारगेट बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने 2002 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इंटरनल रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा अपने लक्ष्य को पा भी लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या 2002 का रिकॉर्ड तोड़ देगी भाजपा? कमेंट में बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शुरू हुई
भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती रैली। जी दोस्तों, लखनऊ मध्य कमान की ओर से सेना की अग्निवीर रैली की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। 13 जनपदों के लिए कानपुर में शुरू हुई भर्ती रैली में पहले दिन ही युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। लखनऊ मध्य कमान के प्रवक्ता शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि भर्ती रैली कानपुर के आरामराना स्टेडियम में शुरू हुई है और उन्होंने कहा कि 13 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ये रैली 10 नवंबर तक जारी रहेगी। रैली के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा नागरिक प्रशासन और कानपुर स्थित आयुध कारखानों के समन्वय में विस्तृत व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पहले दिन गोंडा जिले की तहसीलों के लिए पहले दिन लगभग 4500 उत्साही अभ्यर्थी पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो सही दस्तावेजों के साथ तैयार होकर आएं और दलालों के बहकावे में न आएं। ऐसा न करने पर उन्हें रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई का समय, एलजी बोले कुछ लोगों की जागीर खतरे में पड़ी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद और इस प्रकार की गतिविधियों को जो कोई भी बढ़ावा देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। दोस्तों, न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल 370 हटाने के बाद कुछ लोगों की जागीरें खतरे में पड़ गई हैं और इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और इससे हवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, कि आप भी 370 हटाने के लिए मोदी सरकार के करते हैं धन्यवाद, तो कमेंट में थैंक यू मोदी जरूर लिखेगा और वीडियो अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर चौंका सकता है कोरोना वायरस, खत्म नहीं हुई महामारी, WHO ने दी चेतावनी और दी 5 बड़ी सलाह। जी दोस्तों, कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता जाहिर की है। इतना ही नहीं, WHO ने भविष्य में हालात और बिगड़ने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। खास बात यह है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में नए सब वेरिएंट चिंताएं बढ़ा रही हैं और साथ ही संगठन ने 5 इमरजेंसी के लिहाज से 5 बातों का ध्यान रखने की सलाह लोगों को दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस महामारी ने हमें पहले भी चौंकाया और दोबारा भी चौंका सकती है। WHO ने चेताया कि दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटना बनी हुई है जो दुनिया की आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत और काफी मजबूती से असर डाल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऊपर तो मोदी है, केजरीवाल सरकार पर बरसते हुए बोले MCD चुनाव का फूका बिगुल अमित शाह ने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट का उद्घाटन किया। MCD चुनाव से पहले दिल्ली में तेज हुई सियासत के बीच गृह मंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमले किए। शाह ने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को विज्ञापन के जरिए भ्रमित करने का प्रयास किया है। वहीं तहखंड में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार MCD के साथ भेदभाव करती है और फंड नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भले ही आपकी सरकार हो, ऊपर नरेंद्र मोदी है, इसलिए दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में करीब 4 घंटे गुजारेंगे प्रधानमंत्री मोदी, SPG ने खींच दिया है सुरक्षा का खाका। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर रामनगरी में सुरक्षा प्रबंध कड़े किए जा रहे हैं और इसी क्रम में SPG भी अयोध्या पहुंच चुकी है। SPG की टीम ने गुरुवार को साकेत महाविद्यालय, रामकथा पार्क और राम की पैड़ी स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा तैयारियों को, वहीं ADG जोन ब्रजभूषण भी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे और अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर की शाम को अयोध्या आ रहे हैं और दीपोत्सव कार्यक्रम के वो साक्षी बनेंगे और उनके आने से पहले उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में डेरा डाल लिया है और इसी क्रम में SPG ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा की व्यू रचना तैयार की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली पर PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। जी दोस्तों, दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे। PM मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए एक अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे और समारोह के दौरान 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। PM ने गुरुवार को कहा कि ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोदी की ओर से हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृति पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को मिशन मोड में भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर से चयनित नई भर्तियां सरकार के 38 मंत्रालयों और उनसे संबंधित विभागों में की जाएंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए निकाला टेंडर, होगी इमरजेंसी फास्ट ट्रैक खरीद। जी दोस्तों, भारतीय सेना ने गुरुवार को रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के माध्यम से 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक निविदा जारी की है और इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है। तानिया पटनायक ने कमेंट किया है कि युद्ध हो ना हो, देश की सेना मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस ने भारतीय सेना को कमजोर किया था, खासकर 2004 से 14 के दौर में मोदी सरकार मजबूत
मजबूत कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार देश की सेना को मजबूत कर रही है? और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए समर्थन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर दुस्साहस का करारा जवाब देंगे चीन पाकिस्तान को। गुजरात से पीएम मोदी ने दिया मैसेज और कहा कि नौटंकी करे तो सीधा ठोको। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा और रक्षा में भारत के बढ़ते कदम को लेकर कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि सीमा पर दुश्मनों के दुस्साहस का करारा जवाब देंगे। और इस डिफेंस एक्सपो की खास बात यह थी कि यहाँ रक्षा निर्माण क्षेत्र में स्वदेशी ताकत की झलक दिखाई दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं आतंकवाद है, शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में अपने ही देश की खोल दी पोल। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में इस समय खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन प्रदर्शन की आवाज संसद तक सुनाई दे रही है। पड़ोसी देश में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने भी मान लिया है कि उनके देश में आतंकवाद का खौफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में बुधवार को कबूला कि उनके देश में उग्रवाद नहीं बल्कि आतंकवाद फैला हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरपोल की मीटिंग से भी दाऊद के बारे में पूछे गए एक सवाल के बाद पाकिस्तान के अधिकारी भाग खड़े हुए थे। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में पिछले दिनों आतंकवादियों ने खूब उत्पात मचाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर की चीन को खड़ी खड़ी कहा सीमा पर अमन शांति से ही सामान्य होंगे रिश्ते, बंद करो नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक हिस्से से सैनिकों की वापसी के बावजूद भारत और चीन के रिश्ते अभी सामान्य नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नए युग में चीन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आयोजित सेमिनार में चीन की तरफ से द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश को सिरे से खारिज किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि भारत ने पूर्व में जिस तरह से आत्मनियंत्रण की नीति अपना रखी थी वो पुरानी बात हो गई है। विदेश मंत्री ने बेहद अर्थपूर्ण शब्दों में कहा कि नया युग सिर्फ चीन का युग नहीं है और अब उसको नौटंकी बंद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेमिनार का आयोजन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज की तरफ से किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची, सिराज से लड़ेंगे सीएम ठाकुर, देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए हैं और एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि 2 मंत्रियों के हल्के बदले गए हैं। भाजपा हाईकमान ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का टिकट काटकर उनके बेटे रजत ठाकुर को दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, आईईडी हुआ बरामद, बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया निष्क्रिय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में हंदवाड़ा के लंगेट वुडीपोड़ा इलाके में बुधवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी बरामद किया गया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना की 30 आरआर की एक संयुक्त टीम ने बारामूला हंदवाड़ा रोड पर एक आईईडी का पता लगाया और इसके बाद यातायात को तत्काल रोक दिया गया और लोगों की आवाजाही को सड़क पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और फिर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बिना किसी नुकसान के आईईडी को नष्ट कर दिया। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सेना की इस कार्रवाई से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस अस्त्र तारिणी गुजरात में भारत की ताकत का विराट रूप, चीन पाकिस्तान देख के थरथराए। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में जब भारत ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की तो तमाम बड़े मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस अस्त्र और तारिणी एक साथ बिछा दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कर दी। और इस बार के डिफेंस एक्सपो में कई तरह के स्वदेशी हथियार की प्रदर्शन किया गया है और भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके पड़ोसी मुल्कों को सतर्क कर दिया है और चेतावनी भी दे दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की हेकड़ी निकालेगी वायुसेना, बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस, पीएम मोदी ने रख दी है इसकी आधारशिला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के पास दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी है और कहा कि ये नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा, साथ ही
उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका भी निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा था कि दिशा के लोग नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को लेकर उत्साहित थे। वो हवाई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूरी पर है और यदि हमारी सेना, विशेष रूप से हमारी वायुसेना दिशा में मोर्चा संभालती है तो हम पश्चिम तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 3.5 लाख में देंगे फुली फर्निश्ड घर। दोस्तों, लाइट हाउस प्रोजेक्ट से जुड़ी है ये खास बातें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब वर्ग के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट राजकोट का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है और इसमें जिन लोगों को घर मिलेगा उनकी सालाना आय 3 लाख से अधिक ना हो। साथ ही उन लोगों के लिए 100% लोन की सुविधा उपलब्ध है। बता दें कि एक फ्लैट की लागत 10 लाख रुपए है। 5.5 लाख रुपए का केंद्र इसमें सहयोग देगा और साथ ही 1.5 लाख रुपए राज्य इसका खर्च उठाएगा और 3.5 लाख की कीमत लाभार्थी के लिए होगी। वहीं सुविधा के तौर पर यहाँ कम्युनिटी सेंटर, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गार्डन, सेंट्रल पार्क और हर्बल पार्क मिलेंगे। तो दोस्तों, 3.5 लाख रुपए अभी गरीबों को देना होगा और 1.5 लाख रुपए राज्य की सरकार देगी और 5.5 लाख रुपए का केंद्र सरकार 100% लोन की सुविधा देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी का युवाओं को तोहफा, 75,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर पीएम मोदी देश के युवाओं को तोहफा देने जा रहे हैं और देश भर के 75,000 युवाओं को नौकरियां देंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के युवाओं से जुड़ेंगे और 75,000 युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट सौंप देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से, मनसुख मांडविया गुजरात से, अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से, पीयूष गोयल महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे। सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। दरअसल इस साल जून में सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 तक 10 लाख नौकरियां देंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद इस दिशा में मिशन मोड में काम शुरू हो गया था और अब उसी सिलसिले में पीएम मोदी 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी अक्सर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करती है और अब ये विपक्षियों को मोदी सरकार की तरफ से जवाब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में स्कूली बच्चों के साथ नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर के अड़ालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और इस मौके पर वो स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे भी नजर आए। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5G दूरसंचार सेवा देश में शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि नवीनतम प्रौद्योगिकी चीज़ों को स्मार्ट सुविधाओं, स्मार्ट कक्षाओं और स्मार्ट शिक्षा से भी आगे पहुंचाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति देश को अंग्रेजी भाषा से जुड़ी गुलामी मानसिकता से बाहर निकाल देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चक्रवात सीतारंग से उड़ीसा में होगी भारी बारिश और इसी के साथ सरकार ने जारी कर दिया है अलर्ट। कर्मचारियों की छुट्टियां कर दी गई हैं रद्द। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा पर चक्रवात का खतरा बढ़ गया है क्योंकि चक्रवात सीतारंग उड़ीसा की तरफ आ रहा है। थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम सीतारंग रखा है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग ने भी चक्रवात को लेकर अब चित्र स्पष्ट कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर अंडमान सागर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में चक्रवात सक्रिय है और ये अगले 48 घंटे में गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा। चक्रवात सीतारंग बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में केंद्रित होगा और बाद में ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दाऊद इब्राहिम पर जवाब देने से भागे पाकिस्तान के अधिकारी। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली में पाकिस्तान की डेलीगेशन महसीन बट ने दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी और भारत भेजे जाने पर सवाल किया गया तो वो चुप रह गए और इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल महसीन भट्ट ने जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और चले गए। तो दोस्तों इस सवाल से पाकिस्तान के अधिकारी भाग रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो कीजिए लाइक। और दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरपोल जनरल असेंबली में बड़ा बयान, बोले आतंक के खिलाफ पूरे दुनिया को एकजुट होना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह समय भारत और इंटरपोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2022 में आजादी के 75 साल मना रहा है और यह हमारी संस्कृति, लोगों और उपलब्धियों का उत्सव है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ विश्व को एकजुट होना होगा। इंटरपोल महासभा की बैठक में 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं और इसमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरपोल महासभा की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 प्रतिनिधिमंडल भी आए हैं और इसमें पाकिस्तान समेत 195 इंटरपोल सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवादी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा। तो दोस्तों क्या आप भी पीएम मोदी की इस बात का करते हैं समर्थन? तो कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीधे पाकिस्तानी सेना से पंगा ले रहे हैं इमरान खान, अगली मेगा रैली में हो सकता है दोनों का आमना सामना। जी दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मचने की संभावना है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और सेना के खिलाफ इस्लामाबाद तक एक लंबी मेगा रैली की घोषणा की है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान और उनकी पार्टी ने अप्रैल में सत्ता से बेदखल होने के बाद देश में सैन्य नेतृत्व को खुलेआम लताड़ लगाई है और इसीलिए सेना और इमरान खान के बीच अब किसी भी तरह की बातचीत का कोई मौका नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद ने कई मौकों पर सफाई दी है कि उन्होंने सेना को देश की राजनीति से दूर कर दिया है।